Hello students, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha. We are going to start with our second chapter of your NCERT class 11, that is biological classification. Okay? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि क्लासिफिकेशन के बारे में क्या चीज़ें थी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड ऑल, है ना। क्राइटेरिया बना रहे थे, कैटेगरीज बना रहे थे। हम लोगों ने इसको लेके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने 7 कैटेगरीज को लेके बात किया था, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, कितने साइंटिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या सिस्टम थे, कौन से एक्सेप्टेड थे, कौन से रिजेक्टेड थे। एक्चुअली रिजेक्टेड ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दे वर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई, दे वर वन द क्लासीफाई। उन्होंने शुरुआत की थी, तभी तो जाके आज के डेट में हम लोग एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बाय द टर्म कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब जान लेते हैं सबसे पहला, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? मीन्स it is nothing but grouping of organisms। क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो दो चीज़ों को हम लोग को तो देखना ही है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को लेकर, और चीज़ों को क्लासिफाई करना है। तो ये रहा क्लासिफिकेशन। इसके आगे जो है वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर टोटल एक्चुअली 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 3 लोगों ने दिया था। ओके, देयर वेर, ऐसे बोल सकते हो 3 साइंटिस्ट वेर देयर। हाउ मेनी साइंटिस्ट वेर देयर? 3 साइंटिस्ट। अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तो बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। एरिस्टोटल जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर इनको जाना जाता है फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी। ओके, सो वेरी फेमस पर्सनालिटी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे थियोफ्रास्टस। इनको माना जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्या माना जाता है इनको? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से पहचाने जाते हैं। और जो हमारे तीसरे पर्सनालिटी है वेरी फेमस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में बात कर लिया था, दैट इज अ कार्लस लिनियस, है ना। कार्लस लिनियस जो पर्सन है, हम लोग को पता है हु वाज ही वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो ये जो सारे फादर्स लोगों के नाम आ चुके हैं आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, है ना, ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं। अगर मैं बात करूँ थियोफ्रास्टस के बारे में, ही वॉज द फादर ऑफ बॉटनी, मतलब जितने भी प्लांट्स एंड ऑल है इनकी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। एरिस्टोटल ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी बोलते हैं इनको। हम लोग तो इनके बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। और उसके बाद प्रीवियस चैप्टर में तो आया ही था, लेकिन इसके अलावा तुम लोग अगर एरिस्टोटल के बारे में जानने की कोशिश करो, दिस वाज द साइंटिस्ट अगेन विल बी कमिंग इन द इवोल्यूशन ऑल्सो। ओके, इवोल्यूशन में हम लोग इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे। देन कार्लस लिनियस के बारे में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये क्यों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताया था, है ना। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है वेरी इंपॉर्टेंट नोट एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी
was done by एरिस्टोटल। ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। और दूसरा जो नोट है, ओके, दूसरा नोट बोलता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। was done by और was given by बोलते हैं, was given by कार्लस लिनियस। ये आपको दो नाम याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपको नीट में पूछा विथ रिस्पेक्ट टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो तुम्हारे दिमाग में कार्लस लिनियस का नाम आना चाहिए। और अगर पूछा द फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डन बाय द एरिस्टोटल। ये सिंपल क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओके, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इतना ही लिखते हैं, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट वेर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स को डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो पहला मान लो हर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ही पकड़ लो हर्ब, फिर दूसरा कर दिया श्रब्स एंड देन हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में उसको प्लेस कर दिया। ये एक तरीका था पढ़ने का। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ बोल सकते हो फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, ये भी एक क्राइटेरिया था। इस तरीके से हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के प्लांट्स को डिवाइड कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा जो है एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना ठीक से। ओके, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रेड कलर एंड वाइट कलर देख के उनको डिस्क्राइब किया गया। फाइन, तो दो कैटेगरी बनती है एनिमल्स में। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। ओके, सो इसमें आरबीसी प्रेजेंट एंड दूसरा था आरबीसी एब्सेंट। तो ये कैटेगरी बनी थी यहाँ पे एनिमल्स को लेके। फाइन, तो एनिमल्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया था दो कैटेगरी में। अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा कार्लस लिनियस को भी लेके। इनका भी क्या था? टू सिस्टम क्लासिफिकेशन था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एरिस्टोटल का तो था ही, लेकिन अभी कार्लस लिनियस का भी वही था। ओके, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने क्या दिया था? क्लासिफिकेशन वेराइटीज के बारे में बात की थी। वो क्या क्लासिफिकेशन वेराइटीज थी हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स को लेके। ओके, क्या करेंगे बात? ड्रॉबैक्स को लेके, कि ये सिस्टम का क्या ड्रॉबैक था। ये सिस्टम का ये ड्रॉबैक था कि इन्होंने सबसे पहले लाइक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या कर दिया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में प्लेस्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं, ओके, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ऐसे मानेंगे ब्लू ग्रीन एल्गे वेर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। ओके, किसमें प्लेस कर दिया? प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया। ये एक था। उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को एक साथ प्लेस कर दिया। ये उसका सेकंड ड्रॉबैक था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स।
आपको पता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, दे विल रिक्वायर लाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स क्या है, दे विल नॉट रिक्वायर लाइट फॉर देयर सिंथेसिस देयर ओन फूड एंड ऑल। वो लोग तो डेड एंड डीके मटेरियल पे जिंदा रहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे फंजाई, ओके, एग्जांपल मान लेते हैं फंजाई। अगेन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। बात समझ में आ रही है? तो ये क्राइटेरियाज थे। इसके अलावा हम और बात करेंगे। आप लोग क्या करो, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके बारे में नोट डाउन कर लो फटाफट अपने नोटबुक में, ठीक है? मिलते हैं आपको सेकंड कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा था ड्रॉबैक्स को लेके। फर्स्ट कैटेगरी जो था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एक साथ प्लेस किए गए थे, और उसके बाद ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को एक साथ प्लेस किया गया था। अभी हम लोग बात करेंगे तीसरे ड्रॉबैक को लेके, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों को, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस्ड इन वन ग्रुप। अगेन उनको एक ग्रुप में डाला गया। अगर मैं बात करूं लाइक प्रोटोजोआन्स, इनको ग्रुप में डाला गया एनिमल किंगडम के। हम लोग अभी जैसे धीरे धीरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंटर करते जाएंगे, हम लोग ये सारी चीज़ों को डीपली डिस्क्राइब करेंगे। लाइक प्रोटोजोन्स, सम प्रोटोजोन्स पार्टिसिपेट इन द कम्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज द प्रोटिस्टा एंड ऑल। देखेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। और चौथा जो था, एग्जाम्पल देता हूँ सीधा, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। क्या है? सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। और दूसरी बात, ये हो गया किसका कैरेक्टर? एनिमल का कैरेक्टर। ये हो गया एनिमल कैरेक्टर, फाइन। लेकिन इसके पास पिगमेंट भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होना मतलब ये ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हो। और ये प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होना मीन्स व्हाट, प्रिपेयर देयर ओन फूड ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना? तो इसको बोल सकते हो प्लांट कैरेक्टर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कंफ्यूज कर देता है बॉटनिस्ट को भी और जोलॉजिस्ट को भी। बॉटनिस्ट को क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट लाइक कैरेक्टर, एंड जोलॉजिस्ट को क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल लाइक कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसको दिस वॉज नॉट प्लेस्ड इन प्रॉपर ग्रुप। तो ये जो चार क्राइटेरियाज आप लोगों ने देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉबैक्स देखे अपने प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉप्स को लेके, एंड देन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर्स को लेके, ये जो है ये पर्टिकुलर टू सिस्टम क्लासिफिकेशन को लेके ड्रॉबैक्स थे, फाइन। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक और बात आती है, इसको कहते हैं आरबीसी प्रेजेंट मतलब इनेमा, एंड इसको कहते हैं एनाइमा। ये भी दो टर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। आरबीसी प्रेजेंट होगा तो उनको कहा जाता है इनाइमा, और आरबीसी एब्सेंट रहेगा तो एनाइमा के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स दे आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे एक और साइंटिस्ट को लेंगे, ठीक है, जिसने दिया था 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन। कितने सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था? 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। इसका नाम है एर्नेस्ट हेकल। क्या नाम है इस बंदे का? एर्नेस्ट हेकल। इसने क्या कर दिया, पहला तो प्लांट और एनिमैलिया तो था ही, लेकिन अब एक और आ गया कैटेगरी। चलो 3 कैटेगरी लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है, प्रोटिस्टा आ गया। इसमें सारे यूनिसेलुलर आ गए, सारे के सारे इसमें क्या आ गए? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स आ गए। लेकिन इसके बारे में भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये प्रोटिस्टा आ गया, उसके बाद प्लांटे तो था ही, और उसके बाद एनिमैलिया, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पे मिल चुकी थी। तो 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो ये दिया था एर्नेस्ट हेकल ने। और आपको याद रखना यहाँ पे एक कैटेगरी ऑलरेडी आ चुकी है, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमैलिया पहले से डिस्क्राइब हुए थे। प्रोटिस्टा में अभी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? अभी यूनिसेलुलर के पास किसी के पास सेल वॉल होगा, एब्सेंट होगा, वी डोंट नो, राइट। इसको ठीक से पढ़ाई नहीं किया गया। तो चलो इसके ड्रॉबैक्स को भी देख लेते। देयर आर ड्रॉबैक्स फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 सिस्टम एर्नेस्ट हेकल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ओके। सो ड्रॉबैक्स, हेकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में लेके, पहला जो था वो सेल वॉल
present and cell wall absent, placed in ए सिंगल ग्रुप, प्लेस्ड इन ए सिंगल ग्रुप में डाल दिया। दूसरा जो प्रॉब्लम ये था, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो वेर प्लेस्ड इन ए सिंगल ग्रुप। बात समझ में आ रही है? अगेन द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम। फिर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स का तो प्रॉब्लम था ही ऑलरेडी, है ना, वही चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू रही। यहाँ पे क्या है, प्लांटे में क्या लिख सकते हैं, अगेन फंजाई, ये भी एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है। फंजाई रिमेन्स इन प्लांट किंगडम, अभी तक उसको निकाला ही गया नहीं है कि नहीं? तो ये सारी बातें आती है एर्नेस्ट हैकेल को लेके। एर्नेस्ट हैकेल का 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा आ चुका है, प्लांटे आ चुका है, एनिमेलिया आ चुका है, लेकिन प्लांटे एंड एनिमेलिया अभी भी ठीक तरीके से डिस्क्राइब करना बाकी थे। तो प्रॉब्लम क्या थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके? प्रॉब्लम ये थी कि वो लोगों ने साइंटिफिक स्टडी को प्रॉपरली एक्चुअली सिक्वेंस नहीं किया था, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम ये था, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अभी तक नहीं हुई थी। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का ये मतलब होता है कि हम लोग उनके एंसेस्टर को लेके स्टडी नहीं किया था। मतलब जो भी कैरेक्टर थे वो खाली ऊपर ही ऊपर कैरेक्टर को देखे थे और धीरे धीरे उनको डिस्क्राइब करना चालू कर दिया था, फाइन। लेकिन अभी तक हम लोग उसके एंसेस्ट्रल लेवल के साथ कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, मतलब हम लोग एक्चुअली लिंक नहीं जोड़ पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था, यूग्लिना। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। क्या बोला गया है? यहाँ पे लिख के रख सकते हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इसके बारे में ज़्यादा बात होगी आगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे ये कनेक्टिंग लिंक पता चलता है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टर्स, वैसे हमको पता होना चाहिए वन स्पीशीज हाउ इट इज़ बीन कनेक्टेड टू द अनदर स्पीशीज, है ना। उनके एंसेस्टर क्या है, एंसेस्टर लेवल के साथ कंपैरिजन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, देखेंगे आने वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तब तक आप इसको भी कॉपी कर लो फटाफट। मिलते हैं आपको अगले क्लासिफिकेशन को लेके। चलो फिर आगे के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा अभी जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, सेकंड टाइप वाला, जिसका कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये दिया था वेरी फेमस साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअल क्रेडिट किनका था? इनका था। क्रेडिट जाता है इनको पूरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके। सर क्यों इतना क्रेडिट देना, उनको इंपॉर्टेंस क्यों देना है? बात समझने की कोशिश करो। देखो, जो पहले थे वो प्रिमिटिव बोल सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसमें हम लोगों ने खाली ये देखा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए काम किया गया। फिर उसके अंदर आरबीसी को प्रेजेंट है एब्सेंट है इसके बेसिस पे काम किया गया। फिर भी उनके ड्रॉबैक रह गए। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया गया, है ना। प्रिमिटिव तो प्रिमिटिव रह गए, वो भी सारे, और जो एडवांस थे वो भी एक ही ग्रुप में है। तो इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को लेके। यहाँ पे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको बहुत डीपली स्टडी किया गया बाय कीपिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द माइंड, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब उसकी स्टडी की गई है, अंदरूनी स्टडी की गई है। उसके बाद क्या बोल सकते हो? ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मीन्स व्हाट? यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब क्या? जाइगोट से लेके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनने तक का पूरा स्टडी ट्रेस करना, है कि नहीं। वो पूरे पाथ को ट्रेस करना और उससे रिलेट करना, एम्ब्रियो लेवल तक रिलेट करना, कंपैरिजन करना, एम्ब्रियो तक को नहीं छोड़ा है। मतलब क्या, सोच लो कितना डीप स्टडी किया है, फाइन। और क्या बोल सकते हो? मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, ऑन्टोजेनी हो गया, फिजियोलॉजिकल। क्या बोल सकते हो? फिजियोलॉजिकल स्टडी किया गया। फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल बोल सकते हो, बायोकेमिकल स्टडी, है ना। तो ये सारे जो पाथवेज है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई की गई। इकोलॉजी बोल सकते हो, है ना। तो दीज आर द
कैरेक्टरिस्टिक जिनको ध्यान में रखते हुए पूरा डीप एनालिसिस किया गया है चैप्टर्स को लेके, फाइन। लेकिन अभी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेंथाम हुकर तो मेन क्रेडिट तो लेंगे क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो की थी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमको और एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिसका नाम है कोपलैंड। Copeland has given the four system of classification, okay, four system of classification। अब जैसे हम लोग फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते, एक मोनेरा आ चुका था, कौन आ चुका था? मोनेरा आ गया था। दूसरा प्रोटिस्टा तो था ही, ठीक है। तीसरा प्लांटे था। उसके बाद चौथा अगर मैं बात करूं तो एनिमेलिया था, ठीक है। मोनेरा आ चुका, मोनेरा में हम लोग ने डाल दिया ओके प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स वेर प्लेस्ड ओवर हियर। लेकिन प्रोटिस्टा में अभी नाउ ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। हम लोग बात करेंगे ये प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, इतना याद रखना। प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव, ओके, एंड दिस विल बी एडवांस, फाइन। आगे बात करते हैं, प्लांटे तो था ही, इसमें प्लांट्स आ चुके थे, लेकिन एक ड्रॉबैक था स्टिल, दिस इज अ ड्रॉबैक, ओके, इन द ब्रैकेट, स्टिल फंजाई इज प्लेस्ड हियर विच इज एन हेटेरोट्रॉप्स। बात समझ में आ रही है? कमिंग टू द नेक्स्ट, एनिमेलिया, हियर एनिमल्स, क्लियर है। तो ये चार कैटेगरी कोपलैंड की आ गई। इसके बाद हम लोग को एक और बंदे का नाम याद रखना है, वेरी फेमस, तुम लोग को तो पता ही रहेगा, तुम लोग कुछ लोग तो गेस भी कर चुके रहेंगे कौन आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग बात करेंगे फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन को लेके, ओके, फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन। फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है ये दिया गया था R.H. Whittaker, Robert Whittaker, okay. Now this R.H. Whittaker name is very compulsory as per the NEET point of view, okay. NEET questions will be arise, यहाँ से नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। So but obviously everything is important to study now, okay. Important question will be coming from this side also। अभी फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा एक लाइन बाकी है जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है एक्चुअली, ओके। तो जो फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो है पहला वाला मोनेरा। अब तुम लोग को ऑलरेडी हिंट मिल चुका था, किसी को तो डिस्क्राइब नहीं किया गया था ना, अब इसकी कैटेगरी बन चुकी है। दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर आ गया फंजाई। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे तो थे ही ऑलरेडी, प्लांटे, एंड पांचवा जो है वो है एनिमेलिया। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी है। देखो सबको अपनी अपनी कैटेगरी मिल गई ना, जैसे कि मोनेरा में आगे प्रोकैरियोट्स, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के नाम पे लिख लो खाली बैक्टीरियाज, ऐसे नहीं कि प्रोटिस्टा में बैक्टीरियाज वगैरह नहीं आएंगे, बात करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन दिस विल बी इवॉल्व वन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो ऑल यूकैरियोट्स। फिर फंजाई ऑलरेडी है ही यहाँ पे, फंजाई में आ जाएंगे मशरूम्स, ओके, हेटेरोट्रॉप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे कैटेगरी आ गई प्लांटे की, क्या सिनेरियो है, प्लांट्स, बट ऑब्वियसली एंड एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर, क्या बोल सकते हो, मल्टी सेलुलर, ऑल दिस आर मल्टी सेलुलर, फाइन। बात करेंगे अभी इन चीज़ों के बारे में भी लेके, लेकिन अभी आपको जो ध्यान रखना है वो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, R.H. Whittaker क्लासिफिकेशन इज फॉलोड, ओके। हम लोग इसको ही फॉलो करते हैं, R.H. Whittaker क्लासिफिकेशन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वेल मैनर, यू कैन से वेल मैनर एक्सप्लेन्ड, ओके। काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ओके, नाइसली क्लासिफाइड।
ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए ताकि तुमको इजीली समझ में आए। नाइसली क्लासिफाइड ये सारी चीज़ें की गई है। और ये जो भी किया है ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने साइड से किया है, अपने साइड से उन लोग ने ये जो फंजा है इसको तो अलग कैटेगरी दी थी, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो आर.एच. व्हिटेकर ने इंपॉर्टेंस दिया था देख लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ऑन्टोजेनी, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इकोलॉजिकल स्टडी। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो तुमको पढ़ना है वो अभी आने वाले स्लाइड पे आएगा। मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि एक अभी भी स्टेटमेंट बाकी है विथ रिस्पेक्ट टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा ना, जरूरी है। नोट क्या बोलता है? दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन explained about the natural relationship between the organisms। क्या एक्सप्लेन किया था? explained about the natural relationships between the ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा, नीट के क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टेटमेंट पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन अभी भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह चुका है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ओके, तो आई होप लेकिन तुम लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोग बात करेंगे अभी तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम चालू हो रहा है उसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो था ये बहुत फाइनल था बोल सकते हो। ओके, हैज एक्सप्लेन्ड द इवोल्यूशनरी, very important, evolutionary relationship amongst the all living organisms। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? दिस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, है ना। बाकी सारी चीजें तो हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स टू एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में डिस्क्राइब हो चुका है अभी। ओके, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टिव थियोरी, मोस्ट एडेप्टेड थियोरी बोल सकते हो, जो आज के डेट में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, सो फॉलोड इन टुडेज लाइफ। ओके, आज के लाइफ में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना है। क्या समझना है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं स्पीशीज, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। स्पीशीज 1 लिख देते हैं, स्पीशीज 2 लिख देंगे एंड स्पीशीज 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान देना ठीक से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये रहा तीसरा लाइन। ओके, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड कर लेते हैं। फाइन, तो अभी इसको ठीक से देखो। स्पीशीज 1 डिस्क्राइब हो चुका है, ठीक है। स्पीशीज 3 भी डिस्क्राइब्ड हो चुका है, एंड ये जो थर्ड स्पीशीज है ये भी डिस्क्राइब्ड हो चुका है। लेकिन खाली स्टडी नहीं करना है, अब पता करना है जब ये दोनों को और डीपली जब एनालाइज किया गया और ये दोनों को और डीपली एनालाइज किया गया, मतलब क्या, तब इनका पता चला कि ये जो पॉइंट है ये इनका एंसेस्टर रीजन है। ओके, हैज कॉमन एंसेस्टर। ओके, सो हियर दे आर कनेक्टेड, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो स्पीशीज 1 को स्पीशीज 2 के साथ जोड़ रहे थे। बोल सकते हो ये इसका पास का रिश्तेदार है।
बात समझ में आ रही है? क्या है ये? इसका नज़दीक का रिश्तेदार है। क्लियर है? सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। लेकिन जब ये दोनों को ये मतलब पहले वाला दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, इसका एंसेस्टर यहाँ बैठा है, लेकिन थोड़ा सा और डीप स्टडी करने के बाद स्पीशीज 3 को भी अगर रिलेट कर सके तो ये रहा। एक्चुअली तीनों भी कनेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है? तीनों भी कनेक्टेड है। तो पहले वाले के लिए ये जो तीसरा स्पीशीज है ये थोड़ा और दूर का है। अगेन दिस इज एंसेस्टर्स। ओके, तो क्या बोल सकते हो? ये इसके लिए दूर का रिश्तेदार है। बात समझ में आ रही है? मीन्स दे आर, ये क्लोजली हो गया और ये थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार हो गया, क्योंकि ऑलरेडी दे आर कनेक्टिंग टू वन पर्टिकुलर रीजन। बात समझ में आ रही है? मतलब और भी थोड़ा सा डीप स्टडी करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये और भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं लोग। क्लियर है? तो ये एक इजी डायग्राम था जो कि तुमको बताता है हाउ द थिंग्स हैज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग RH विटेकर क्लासिफिकेशन के बारे में डीप स्टडी करेंगे। लेकिन मैं इसको बिफोर स्टार्टिंग टू द RH विटेकर को लेके पहले इनके साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं। साइंटिस्ट कौन कौन थे यहाँ पे? सबसे पहला जिन्होंने काम किया था, फर्स्ट वर्क डन बाय एंगलर एंड क्या बोल सकते हो तुम लोग? एंगलर तो है ही एक, एंगलर इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। और दूसरा जो था वो था प्रेंटल। ओके, एंगलर एंड दूसरा जो था वो था प्रेंटल, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लेकिन ये दोनों ने स्टार्ट किया था, क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट वर्क डन बाय एंगलर एंड प्रेंटल स्टार्ट। ओके, क्या बोलोगे? स्टार्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, और इसको फाइनली डिस्क्राइब्ड बाय हटचिंसन्स। तो इसको क्या नाम से पहचाना गया? हटचिंसन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? तो बाद में इस बंदे के नाम से वो फेमस हो गया। फाइन, तो यहाँ तक आप लोगों को 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम लोगों ने फिर उसके ड्रॉबैक्स को देखा, उसके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे भी फिर आप लोगों ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा, उनके ड्रॉबैक्स को लेकर बात हुई। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट और उनके काम के बारे में पता किया, हाउ स्पीशीज आर को रिलेट विद ईच अदर। हम लोगों ने उनके एंसेस्ट्री लेवल तक काम कर दिया है, जो कि आज के डेट में लेटेस्ट अपडेट है, जो कि फॉलो हम लोग करते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले स्लाइड में। ओके, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी कर लो।